हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बीकॉम के लिए और इसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर का आज का लेक्चर नंबर 4 है। 3 लेक्चर हम पहले अपलोड कर चुके हैं जिसके अंदर हमने कॉन्सेप्ट इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर अदर देन कैश कर लिया है। आज के लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम करने वाले हैं डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटीज। कोलेटरल वर्ड का मतलब यहाँ पर सेकेंडरी, कोलेटरल वर्ड जो है उसका मतलब यहां पर सेकेंडरी या हिंदी में बोले तो सहायक या समपार्श्विक सिक्योरिटीज से है, सेकेंडरी या फिर सहायक। ओके, सो ये वर्ड क्या है और इसके पीछे रीजन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, पहले वो समझेंगे और फिर इसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। ओके, तो देखिए डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी को फटाफट से समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये है एक बैंक, हमारी कंपनी है, ठीक है, और हमारी कंपनी को लोन चाहिए। लोन लेने के लिए मान लेते हैं वो बैंक के पास गई, एसबीआई बैंक के पास में गई और बैंक को बोला भैया लोन दे दो। लोन कितने का लोन? कि भाई 1 करोड़ रुपए का लोन दे दो। ठीक है, बैंक ने बोला चलो 1 करोड़ रुपए का लोन तो दे देंगे लेकिन कुछ गिरवी तो रखो। तो हमने बोला चलो ये लो, एक प्रॉपर्टी है उसके कागज गिरवी रख लो। बैंक ने बोला ठीक है, ये प्रॉपर्टी के तो कागज ठीक है लेकिन इसके अलावा कुछ और भी रखो। हमने बोला यार और क्या रखें? तो हमने बोला चलो ऐसा करो, हमने मतलब कंपनी ने बोला चलो ऐसा करते हैं, ये कुछ डिबेंचर पड़े हैं। अब डिबेंचर क्या होता है वो हमने फर्स्ट लेक्चर में समझ लिया था, जिसको पब्लिक में इशू किया जाता है और पब्लिक से पैसा लिया जाता है। लेकिन हमारे पास अभी ऐसे डिबेंचर पड़े हैं, हमारे पास मतलब कंपनी के पास अभी ऐसे डिबेंचर पड़े हैं जो इशू नहीं हुए हैं, अभी कंपनी ने उसको इशू नहीं किए, उसके खुद के हैं, अभी उसको इशू मार्केट में नहीं किया। ऐसे डिबेंचर कंपनी के पास पड़े हैं, कंपनी ने वो डिबेंचर उठाए और बैंक के पास ये लो, इशू नहीं हुए हैं ऐसे डिबेंचर। बैंक क्या करेगी? सुनो, आगे बैंक के पास। ओके, अब क्या होगा? अगर कंपनी लोन का रीपेमेंट और इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम टू टाइम कर देगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कंपनी ने, हमारी कंपनी ने लोन के रीपेमेंट में, पुनर्भुगतान में, ब्याज इंटरेस्ट के पेमेंट में अगर डिफॉल्ट किया तो फिर क्या होगा? ये जो बैंक है ना, ये बैंक क्या करेगी? वो जो हमने डिबेंचर ले जाके इसको दिए ना, उसको मार्केट में इशू करके अपने लोन की रिकवरी करने की कोशिश करेगी, उसके ऊपर इंटरेस्ट की भी रिकवरी करने की कोशिश करेगी। तो इसको बोलते हैं डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसके करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। डिबेंचर को अगर इशू करना है कोलेटरल सिक्योरिटी के हिसाब से तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट 2 तरीके से कर सकते हो, 2 मेथड आप बोल सकते हो, 2 मेथड बताए गए हैं इसके। ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ नहीं लिखा हुआ हो तो आपको दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करके बताने हैं। दोनों ही मेथड में एक एंट्री तो कॉमन होगी, दोनों ही मेथड में एक एंट्री कॉमन होगी। कॉमन एंट्री वो कौन सी है? वो है लोन लेने की। लोन लेने की, लोन लेने की एंट्री क्या होगी? जैसे लोन लेंगे तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, लोन का पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में तो आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, एसेट बढ़ गई और एक लायबिलिटी भी आ गई, लोन अकाउंट। मान लेते हैं 10 लाख रुपीस का लोन है, ठीक है, 10 लाख रुपए का लोन है। ओके, ठीक है, ये तो लोन लेने की एंट्री है। ये लोन लेने की एंट्री भले फर्स्ट मेथड लगाओ, सेकंड मेथड लगाओ, 2 मेथड है, उनका नाम भी है फर्स्ट मेथड एंड सेकंड मेथड। तो उन दोनों ही मेथड के केस में ये लोन लेने की एंट्री तो होगी होगी। अब अकाउंटिंग अगर करनी है, कोलेटरल सिक्योरिटी वाले डिबेंचर अगर इशू किए हैं तो इसके 2 मेथड है, एक है फर्स्ट मेथड और एक है सेकंड मेथड, फर्स्ट एंड सेकंड। जो फर्स्ट मेथड है वो क्या है? देखिए, फर्स्ट मेथड बड़ा सिंपल है और इसको समझना अच्छे से ईजी भी है। फर्स्ट मेथड में क्या बोलते हैं? नो एंट्री विल बी पास। मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं, नो एंट्री। जो डिबेंचर इशू किए ना या डिबेंचर दिए, गिरवी रखे बैंक के पास, ऐसे डिबेंचर जो अभी तक इशू नहीं हुए उसकी कोई एंट्री मत करो, क्योंकि वो डिबेंचर वास्तव में इशू होंगे या नहीं होंगे हमें पता नहीं है। अगर हमने, कंपनी ने लोन का पेमेंट, रीपेमेंट, इंटरेस्ट का पेमेंट टाइम पे कर दिया तो वो डिबेंचर कभी इशू होंगे ही नहीं, वो वापस आ जाएंगे हमारे पास। लेकिन डिफॉल्ट किया तो इशू होंगे ना, तो इशू होंगे या नहीं होंगे हमको मालूम ही नहीं है, तो कुछ मत करो, इसका कोई एंट्री मत करो। तो फिर क्या करें? एंट्री तो नहीं करनी है लेकिन इसको बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा। अब बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो आपको पता ही होगा, कुछ इस तरीके से होता है। इधर आता है इक्विटी एंड लायबिलिटी,
ठीक है, फर्स्ट नंबर। इक्विटी एंड लायबिलिटी के अंदर जो हेड आते हैं उसमें आता है सबसे पहले शेयर होल्डर फंड। ठीक है, आप बीकॉम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग कर रहे हैं, बीकॉम सेकंड ईयर में, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आता होगा आपको। ठीक है, नहीं आता है तो यूट्यूब पे इसी चैनल पे मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें कुछ आते हैं, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, एक पॉइंट और होता है। फिर यहाँ आता है एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। ठीक है, फिर थर्ड नंबर पे जो आता है वो आता है नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी में जो फर्स्ट नंबर आता है वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये कॉलम हो गया नोट नंबर का। ठीक है, ये हो गया अमाउंट का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर यहां आपको लिखना पड़ेगा वो अमाउंट जो आपने लोन लिया है। लोन कितने के लिया? 10 लाख रुपए का। तो आप यहां लिखोगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर 10 लाख, और इसका बनेगा नोट। नोट नंबर मान लेते हैं 1। अब इसका नोट कहां बनेगा? हमको कोई पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है। ठीक है, हमको तो केवल बैलेंस शीट में लोन को शो करना है और कोलेटरल सिक्योरिटी को शो करना है। तो नोट नंबर 1 बनाएंगे इसके नीचे, और उसके अंदर मैं बताता हूं इसको कैसे शो किया जाएगा। नोट नंबर 1 किसका है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। लॉन्ग टर्म बोरोइंग। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर यहां लिखा जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन कितना? 10 लाख रुपीस। ये बैंक लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, वहां लिख दिया। तो सर वो डिबेंचर कितने के थे, कितने के नहीं थे? मान लेते डिबेंचर जो इशू किए हैं वो एक डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर है 8000 और एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ का। तो डिबेंचर है 8 लाख रुपीज़ के। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। तो 8 लाख के जो डिबेंचर इशू किए हैं वो या नहीं लिखेंगे क्या? वो नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो डिबेंचर वास्तव में अभी तक इशू नहीं हुए। ओके, समझ आया? तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे डिबेंचर इशूड एज, ब्रैकेट में लिखेंगे एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज, कितने लाख के किए? 8 लाख के। तो ऑफ रुपीज 8 लाख, बस सिंपल हो गया। बस इसके अलावा कुछ नहीं करना, इसको अलग से कहीं दिखाना ही नहीं है। या बैलेंस शीट में तो 8 लाख कहीं आएगा भी नहीं, बस ब्रैकेट में दिखाना है नोट के अंदर जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग का होगा, बैंक लोन के नीचे कि भाई 8 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, जो भी इंटरेस्ट रेट है वो भी दिखा देंगे, है ना। ओके, अब आता है सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है? एंट्री विल बी पास। एंट्री होगी यहां पर। एंट्री कैसे हो सकती है ऐसे डिबेंचर की जो इशू होंगे या नहीं होंगे वो हमें पता ही नहीं है, तो वो मैं बताता हूं। वो एंट्री हम करेंगे डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, जितने परसेंट भी है, मान लेते हैं ये डिबेंचर जो हम इशू कर रहे हैं 10% वाले हैं, 10% इंटरेस्ट रेट है, तो 10% डिबेंचर अकाउंट। तो डिबेंचर को क्रेडिट तो कर दिया, लायबिलिटी तो जनरेट कर ली, कौन से? 8 लाख वाले। कोई बोले सर वो 10 लाख रुपीज का क्या हुआ? वो तो बैंक लोन है बेटा, वो तो कॉमन होगा। फर्स्ट मेथड में भी ये एंट्री होगी, सेकंड में भी होगी, तभी तो लोन दिखाया मैंने इधर 10 लाख बैंक लोन। ओके, ठीक है, ये एंट्री केवल यही होगी, यहां नहीं होगी, क्योंकि यहां ये मान रहे हैं कि एंट्री करने से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो डिबेंचर इशू होंगे नहीं होंगे पता नहीं है। यहां पर भी पता नहीं है कि वो डिबेंचर इशू होंगे या नहीं होंगे, फिर भी एंट्री पास कर दी। अब इस एंट्री का इफेक्ट देखना आप। डिबेंचर क्रेडिट इसलिए किए, बोल रहे लायबिलिटी जनरेट हो सकती है। ओके, डिबेंचर सस्पेंस को इसलिए डेबिट किया है, समझ जाओ सस्पेंस ही है। अब इसको बैलेंस शीट में कैसे शो करना है वो देखिए आप। तो बैलेंस शीट में इसको शो करने का वही है, इक्विटी एंड लायबिलिटी सेम रहेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी। आई होप आपको दिख तो रहा होगा अच्छे से, ठीक है। सो बैलेंस शीट के अंदर भी वही है मामला, इक्विटी एंड लायबिलिटी। यहाँ पर वही आपका शेयर होल्डर फंड। अब पूरी बैलेंस शीट में नहीं बना रहा हूँ, फिर इसमें वही शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर इशूड अगेंस्ट वारंट, सी नंबर। सेकंड नंबर आ जाएगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। थर्ड नंबर आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर फर्स्ट नंबर आएगा ए नंबर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर दिखा देंगे, इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दिखा देंगे क्या? वही लोन 10 लाख रुपीज का, ये जो लिया था फर्स्ट एंट्री में, ये लोन बैंक लोन, ठीक है। इसके आगे लिख सकते हो बैंक लोन, SBI लोन, जो भी बैंक है, ठीक है। बट यहां पर नोट नंबर आ जाएगा। अब नोट नंबर के अंदर हम कैसे शो करेंगे वहां देखिएगा आप। नोट नंबर जो बनाएंगे, नोट नंबर 1, वो किसका है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। आपको पता है ना बैलेंस शीट में सारे नोट्स बनते हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा ना। ओके, नहीं पढ़ा है तो वीडियो है, हाँ अवेलेबल हमारे पास, आप जाके वीडियोस में चेक करोगे तो बैलेंस शीट वाला वीडियो मिलेगा।
मैं लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट सीख सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पर आपको वापस वही बैंक लोन दिखाना है। बैंक लोन कितने का? 10 लाख रुपए का। ओके, इसके बीच में लिखना है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। 10% डिबेंचर इशू किए, वही वापस ये वाले 8,000 डिबेंचर और एक 100 रुपीज़ का, वो सेम ही है। तो 10% डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, बस इतना ही लिखना है, एज कोलेटरल सिक्योरिटी। बट इसके अलावा एक चीज़ और लिखनी है। यहाँ पर तो क्या था इस मेथड में, इसमें डिफरेंस देख रहे हो, इसमें एक तो एंट्री है, इसमें एंट्री नहीं है। बैलेंस शीट दोनों की सेम है, नोट अभी तक दोनों में सेम है, बैंक लोन, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। यहाँ नोट खत्म हो जाता है और इसकी टोटल जो है वो 10 लाख रुपए वो बाहर आ जाती है यहाँ पर। बट यहाँ देखो, यहाँ हम क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 10% डिबेंचर, क्योंकि हमने एंट्री बना दी थी। तो लायबिलिटी जनरेट हो गई कितनी? 8 लाख। ठीक है, तो वो 8 लाख इधर दिखाएंगे और लेस करेंगे डिबेंचर सस्पेंस। एक बार लायबिलिटी जनरेट करी, फिर उस लायबिलिटी को खत्म भी कर दिया, तो 8 लाख वापस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से 8 चले गए तो क्या हो गया? 0, कुछ हुआ ही नहीं। अब इसकी टोटल करेंगे तो कितनी आएगी? 10 लाख। और ये टोटल ही नोट की कहाँ आई है? यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो यहाँ तक तो ये हो गया। अब अगर दोनों केसेस के अंदर, या इस केस के अंदर मेन सेकंड वाले केस के अंदर, अगर रीपेमेंट करने में प्रॉब्लम करती है, डिफॉल्ट हो जाता है, तो फिर ये डिबेंचर इशू हो जाएंगे और एंट्री कर लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस, ये एंट्री कर देंगे अगर डिफॉल्ट हुआ तो। वैसे आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे डिबेंचर अगर इशू किया जाता है और रिडम्पशन की कंडीशन पे इशू किया जाता है, यानी कि डिबेंचर आज इशू कर रहे हैं और रिडम्पशन जो होगा वो किस पर होगा, उसकी कंडीशंस क्या होती है, वो कराऊंगा मैं लेक्चर नंबर 5 में। अगर इन वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।